हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस कैसा होता है या इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का कैसा होता है। ये हम मेल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ जो टेस्टिस होता है वो कैसा होता है तो वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं अगर एक टेस्टिस की बात करूं, टेस्टिस का जो नंबर होता है टोटल कितने होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी में होते हैं, लेकिन ये क्या कुछ टाइम बाद ये किस में आ जाते हैं? ये स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। तो टेस्टिस का जो नंबर होता है वो 2 होता है। ठीक है, अगर हम एक टेस्टिस की बात करें तो एक टेस्टिस के अंदर 200 से लेके 300 तक लोब्यूल्स होते हैं, यानी 200 से लेके 300 तक के लोब्यूल्स होते हैं। ये जो लोब्यूल्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये अब जो एक लोब्यूल होता है, एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो ये ग्रीन कलर में दिखा रखी हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो नंबर में 1 से लेके 3 तक हो सकती हैं। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर 2 टाइप की सेल मिलती है। एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, एक सर्टोली सेल होती है। अब उनका काम क्या होता है वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है, तो उससे स्पर्म कहाँ पे जाता है? तो उससे स्पर्म जाता है हमारा छोटी छोटी सी ट्यूब से होता हुआ एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे एक जाल होता है ना, जाल उस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें, ये रेटे टेस्टिस है। अब रेटे टेस्टिस से ट्यूब्स निकलती हैं, और ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती हैं इनको बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। इसको क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंशिया। स्पर्म का फॉर्मेशन किसने करा? स्पर्मेटोगोनिया ने। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म कहाँ आया स्पर्म? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कहाँ पे आया? वासा इफ्रेंशिया में। अब वासा इफ्रेंशिया से एक बहुत बड़ी ट्यूब्स होती है इसके अंदर, इनके रेस्पेक्ट में ये बहुत बड़ी जो ट्यूब होती है इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, जो इसमें सबसे लंबी होती है। तो ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन ये 3 पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। तो 3 पार्ट को बोलते हैं हम कैपुट, कॉर्पस और कौड़ा। ठीक है, तो ये मतलब मैंने लाइन से लिख रखे हैं। कैपुट सबसे ऊपर वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस, और सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम कौड़ा। ठीक है, अब जो ये वासा इफ्रेंशिया होता है, वासा इफ्रेंशिया किस में खुल चुका था? एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस आगे चल के किस में खुलता है? आगे चल के खुलता है वास डिफरेंस में। ठीक है, तो वास डिफरेंस में जाके खुलता है। अब वास डिफरेंस आगे चल के किस में चला जाता है? किस में खुलता है? इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में जाता है, और यूरेथ्रा से कहाँ पे चला जाता है? पेनिस के थ्रू। ठीक है, बाहर इजैकुलेट हो जाता है। अब इसका जो ऑर्डर है, कई बार इसका ऑर्डर आ जाता है पेपर के अंदर, क्वेश्चन में आया हुआ है ऑर्डर, तो हम ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है, एक स्त्री है, ठीक है, मतलब एक दीदी है, और दीदी है तो मतलब स्त्री है, और वो कहाँ की है? यूपी की। ठीक है, तो स्त्री कौन है? स्त्री दीदी। ठीक है, और वो कहाँ की है? यूपी की। अब स्त्री का मतलब एसटी, तो एसटी का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आर का मतलब रेटे टेस्टिस। ई का मतलब क्या है? इफ्रेंशिया। वासा नहीं बोला मैंने, इफ्रेंशिया बोल सकते हैं। तो ई का मतलब इफ्रेंशिया। फिर सेकंड वाले ई का मतलब एपिडिडाइमिस। फिर 2 डी है यहाँ पे। 2 डी कौन से हैं? एक तो डिफरेंस, क्योंकि मैं वास यूज नहीं कर रहा हूँ, एक तो डिफरेंस, और दूसरा है हमारा डक्ट। डक्ट कौन सी है? इजैकुलेटरी डक्ट। यू का मतलब यूरेथ्रा, और पी का मतलब पेनिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इसका पाथ हो जाएगा, स्पर्म का पूरा पाथ है, लाइन से पूरा का पूरा पाथ दे रखा है। तो इस निमोनिक या ट्रिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में हम हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, मतलब हम जो टेस्टिस था, टेस्टिस के मैंने लोब्यूल्स बताए थे, तो मैं एक लोब्यूल्स को उठा रहा हूँ और एक लोब्यूल्स को जूम करके देखते हैं हम अंदर से क्या क्या मिलता है। तो मैंने बताया था कि 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बना रखी है, और 3 में मैंने एक को बता रखा है डिटेल में। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उसके अंदर 2 टाइप की सेल मिलती हैं। अब देखो कैसे मिलती हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये एक लोब्यूल है पूरा, और लोब्यूल के अंदर ये मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब उसमें जो ये दिखा रखी है ग्रीन कलर की, ये होती है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है, साइट मतलब सेल,
ठीक है। तो इसको मान लो, चलो स्पर्मेटोगोनिया मान लो। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये प्रोडक्शन करती है स्पर्म का, ठीक है। अब बीच बीच में है ना, ऐसा जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखी है, तो बीच बीच में ऐसे एक तरह की सेल और मिलती है जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, या इसको हम नर्स सेल भी बोल देते हैं, ठीक है, या सस्पेंसर सेल भी बोल देते हैं। तो जो ये ब्लू कलर में दिखा रखी है इसको हम सर्टोली सेल या नर्स सेल बोलते हैं। जो ग्रीन वाली है इसको स्पर्मेटोगोनिया बोला, जो ब्लू वाली दिखा रखी है बीच बीच में ये किसको, इसको हमने क्या बोला? सर्टोली सेल बोला। ये सारी किसके अंदर है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब सर्टोली सेल का काम क्या होता है? तो ये नरिश द ग्रोइंग स्पर्म, मतलब ये जो स्पर्म बन रहा है ना उसको नरिश करती है, न्यूट्रिशन देती है, एक तरीके से बोल सकते हैं न्यूट्रिशन देती है या फिर पोषण देती है, ठीक है, और मैचुरेशन करवाती है उसका। फिर फेगोसाइटोसिस करती है किसका? डेड स्पर्म का। जो स्पर्म डेड हो चुके, जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था तो जो स्पर्म डेड हो चुके उनको क्या काम करती है? फेगोसाइटोसिस करती है, यानी फेगोसाइटोसिस का मतलब पकड़ के और उसको मतलब खा जाना एक तरीके से, ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करती है, मतलब जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जा रही है तो उससे टेस्टिस को रोक मतलब सेपरेट करके रखती है, कि एक बैरियर का काम करती है उसके। फिर सीक्रेशन हार्मोन, कुछ हार्मोन का भी सीक्रेशन करती है जैसे इनिबिन, ठीक है। इनिबिन का काम क्या होता है? ये कोई नहीं है, जैसे स्पर्म ज्यादा बन रहा होता है ना तो उसको मतलब निगेटिव फीडबैक देता है एक तरीके से। फिर उसके बाद हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ ली पूरी। फिर जो अब देखो मैंने एक ये लोब्यूल बनाया है, मान लो ये एक लोब्यूल है, ये जो दिखा रखा है मैंने, एक ये लोब्यूल है। अब लोब्यूल के अंदर मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो दिखा दी, उसके अंदर सेल का भी काम बता दिया मैंने। अब ये बीच बीच में खाली स्पेस पड़ा हुआ है, ये जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है ना, इस स्पेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस स्पेस को? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इस स्पेस को? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसीलिए इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लीडिक सेल। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लीडिक सेल, ठीक है। अब जो लीडिक सेल होती है ये प्राइमरी सोर्स होती है ऑफ टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। प्राइमरी सोर्स होती है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो हम जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ना वो इसका ही टाइप है, जो मेल हार्मोन होता है, ठीक है भाई। ये कहाँ मिलता है? मेल के अंदर ही तो मिलता है ना। तो जो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन का, तो वो कहाँ से हो रहा है? लीडिक सेल से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन से होते हैं? तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन से होते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं? तो देखो सबसे पहले ऊपर क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है एक ऊपर, जैसे मान लो ये क्या है हमारा? ये हाइपोथैलेमस है, ये ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक ऐसे डक्ट जाती है और यहाँ पे हमें दिखती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है। तो ये इसके थ्रू हार्मोन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टलिस, पार्स नर्वोसा, ये सब होते हैं, तो ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है, तो उससे क्या होता है? हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब वर्क करेगा तो इससे क्या होगा? मतलब कुछ हार्मोन का सीक्रेशन करता है, तो उस हार्मोन की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन है वो? एक तो है हमारा LH और सेकंड हार्मोन कौन सा है? FSH, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों में होती है, मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल में इन दोनों के अलग वर्क हैं और मेल में इन दोनों हार्मोन के अलग वर्क हैं, ठीक है। तो हम मेल वाला रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी, तो मेल में देखेंगे इसका क्या वर्क है। तो जो LH हार्मोन होता है वो किस पे वर्क करता है? तो वो जाके वर्क करता है लीडिक सेल पे, और लीडिक सेल का काम क्या होता है मैंने अभी बताया पीछे, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन का। अब सर्टोली सेल, सर्टोली सेल पे कौन वर्क करेगा? तो FSH वर्क करता है किस पे? सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल पे जब ये वर्क करेगा, सर्टोली सेल का मैंने काम भी अभी पीछे बताया तुम्हें, जो नरिशमेंट करती है, न्यूट्रिशन देती है, ठीक है, वो किसका काम है हमारा? सर्टोली सेल का। फिर उसके बाद देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को देखेंगे। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है।
सबसे पहले आती है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन करना। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है तो किसका फॉर्मेशन करना, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन करना, और किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस है तो स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक है। अब प्रोसेस बाय विच स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिससे स्पर्म सेल बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो कैसे होती है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। देखो स्पर्मेटोगोनियम अभी पढ़ी हमने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल होती है, स्पर्मेटोगोनियम और सर्टोली सेल। तो जो स्पर्मेटोगोनियम होती है तो स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करती है और माइटोसिस कर करके अपने नंबर बढ़ाती है। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम जब नंबर बढ़ा रही है ना माइटोसिस कर करके, तो इसको स्पर्मेटोगोनियम ए बोल दिया मैंने। ठीक है। और इसको बोल दिया स्पर्मेटोगोनियम बी, क्योंकि भाई इतनी सारी स्पर्मेटोगोनियम में बहुत सारी माइटोसिस कर रही है। अब उनमें से मैंने किसी एक को उठाया जिसको मैंने बी बोल दिया। अब इसका, इस वाली एक का हम आगे स्टडी करेंगे कैसे। जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है भाई, स्पर्मेटोगोनियम बन चुकी है हमारी। भाई स्पर्मेटोगोनियम ए जो है उसने मल्टीप्लाई करी बहुत ज्यादा, माइटोसिस करी, माइटोसिस करके बहुत सारे नंबर बढ़ा लिए उसने। अब उसमें से मैंने एक को उठाया, अब एक की स्टडी कर रही है। जब उसकी मल्टीप्लाई होती है, माइटोसिस होती है लगातार, तो उस वाले फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। 3 फेज होते हैं इसके अंदर। तो पहला फेज हमारा कंप्लीट हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें बहुत सारे उसने नंबर बढ़ाए। अब मैंने एक को उठाया, ठीक है, एक को उठाने के बाद अब मैं क्या देखता हूं कि उसके अंदर ना ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे भाई अभी बनी है वो, और बनने के बाद है ना उसके अंदर ग्रोथ होती है। और जब उसकी ग्रोथ होती है ना, तो ग्रोथ होने के बाद जो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम क्या बन जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। और जब ग्रोथ होती है ना उसको, तो उस वाले फेज को बोलते हैं हम ग्रोथ फेज। 2 फेज हो चुके हैं हमारे, एक ये और एक ये। मल्टीप्लिकेशन फेज में मल्टीप्लाई हुई थी, माइटोसिस करी थी उसने। अब ग्रोथ फेज में उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, तो उसकी लगातार ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ होने के बाद हमने उसको नया नाम दिया। भाई यहाँ पे था स्पर्मेटोगोनियम, अब मैंने उसको नया नाम दिया, तो नया नाम क्या हो गया उसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल दिया मैंने अब उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। जब उसकी ग्रोथ हो चुकी ना, ग्रोथ होने के बाद मैंने उसको क्या नाम दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होगा। ठीक है भाई, मियोसिस, जो मियोसिस होता है ना उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। तो पहले होगा हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एक सेल से 2 बन जाएंगी, और फिर सेकंड में उन दोनों से 2 बन जाएंगी। मतलब टोटल एक मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है। ठीक है। तो जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 में बदल जाएगी, और 2 में जब वो बदलेगी तो उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां से यहां तक जो नंबर थे, क्रोमोसोम के नंबर थे, वो 2n थे, क्योंकि मियोसिस नहीं हुई थी अभी तक। ठीक है। जब भी नंबर आधे होंगे तो मतलब मियोसिस हो रही है वहां पे। तो देखो 2n है, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो उनके जो नंबर है वो आधे हो गए क्रोमोसोम के। तो कितने कितने हो गए, अब nn हो गए। ठीक है। अब इसको मैं नया नाम दूंगा, और नया नाम मैंने क्या दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब ये 2 बन चुकी। ठीक है। मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई अभी, क्योंकि भाई फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ है, अब सेकंड मियोटिक डिवीजन कराना है। तो इन दोनों में अब क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा दोनों के अंदर। दोनों के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। अब इन 2 से फिर 2 बन जाएंगी, मतलब इससे 2 और इससे भी 2। तो टोटल एक पूरी मियोसिस में 1 से 4 बन गई ये। अब जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो इससे भी 2 बनेगी और इससे भी 2 बनेगी। ठीक है। तो हमने मियोसिस में पढ़ा है, सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमने पढ़ा है कि जब सेकेंडरी मियोसिस होती है ना, उसमें नंबर आने आधे होते, उसमें जो क्वांटिटी होती है वो आधी होती है। ये सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो 1 से 2 बन गई, और इसका मैंने नया नाम दिया, और नया नाम क्या निकल के आया, स्पर्मेटिड्स। ठीक है। स्पर्मेटिड राउंड होंगे लेकिन नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है। ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे होते हैं भैया, स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, ये होता है हमारे नॉन मोटाइल। ठीक है। ये हमारे नॉन मोटाइल है। फिर आगे चल के जो स्पर्मेटिड है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इसका। किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, स्पर्म के अंदर। ठीक है। अब ये स्पर्म बन चुका। अब ये स्पर्म कैसा है हमारा, ये स्पर्म है हमारा मोटाइल। ठीक है। और ये कंप्लीट हुई हमारी एक स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हम आगे देखते हैं। तो देखो जो चीज हमने देखी है वही चीज लिखी हुई है।
मल्टीप्लिकेशन फेज। अच्छा एक चीज और, ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का जब लास्ट स्टेप चलता है, लास्ट स्टेप कौन सा वाला? लास्ट स्टेप कौन सा वाला? ये वाला लास्ट स्टेप, जब स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो जाएगी? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, और पूरी ही प्रोसेस क्या है हमारी? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। फिर आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ था? तो देखो, डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बाय माइटोसिस। माइटोसिस कर मतलब माइटोसिस होती है स्पर्मेटोगोनियम में, तो वो डिवीजन करती है टू इंक्रीज देयर नंबर। और क्या करती है? माइटोसिस कर करके अपना नंबर बढ़ाती है, ठीक है। फिर आती है सेकंड फेज, कौन सा था हमारा? ग्रोथ फेज, ठीक है भाई। सेकंड फेज कौन सा था? ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया occurs in this phase and called primary spermatocyte। देखो, पहला फेज कौन सा था हमारा? मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें उसने नंबर बढ़ाए थे अपने। फिर ग्रोथ करी थी, और ग्रोथ करके वो वाला फेज क्या था हमारा? ग्रोथ फेज। और फिर उसके बाद जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई थी, तो उससे लेके लास्ट तक का जो फेज होगा वो हमारा मैच्योरेशन फेज होगा। तो ये 3 फेज होंगे हमारे इसमें। फिर इसके बाद थर्ड देखते हैं मैच्योरेशन फेज। तो देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुकी थी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस फर्स्ट। तो वो किस में जाती है? मियोसिस फर्स्ट में जाती है, और फॉर्मेशन करती है किसका? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए उसने। अब जो नंबर होंगे क्रोमोसोम के, वे क्या हो गए थे? हाफ हो गए थे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ इन इट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस। सेकंड, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, ये किसके अंडरगो जाएगी? ये जाएगी मियोसिस सेकंड, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगी? हैप्लॉइड राउंड स्पर्मेटिड। तो क्या इसने प्रोड्यूस करा? हमारा स्पर्मेटिड बनाए। अब स्पर्मेटिड किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो गए हमारे मोटाइल स्पर्म के अंदर। तो ये कौन सी प्रोसेस है हमारी? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर देना, और आगे की हम वीडियो भी बनाएंगे उसी हिसाब से, ठीक है। थैंक यू।